अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो प्रीवियसली जो पहले वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, और हमने कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर की थी, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स होते हैं वो भी हमने पढ़े थे, और नर्व सेल का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। हमने फिर पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो दो पार्ट्स आते हैं उसमें से हमने फर्स्ट पार्ट यानी स्पाइनल कॉर्ड जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती हैं वो डिस्कस की थी, और उसका फंक्शन क्या होता है इन रिफ्लेक्स एक्शन। और हमने पढ़ा था कि उसमें कि कैसे ब्रेन इन्वॉल्व होता है, कि जो फिर से रिफ्लेक्स एक्शन के बाद कैसे ब्रेन इन्वॉल्व होता है जो आपको फील करवाता है पेन, सेंसेशन और एनी टाइप ऑफ बर्निंग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं दूसरा लेक्चर। उसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो दूसरा पार्ट आता है वो होता है ब्रेन। जो ब्रेन एक्चुअली होता है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन देखेंगे इसी लेक्चर में, तो ब्रेन जो होता है ये हमारे जो स्कल होता है उसी में प्रोटेक्टेड होता है। और ब्रेन और सिकल के बीच में जो गैप होती है उसमें एक मेम्ब्रेन, एक्चुअली वो बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं मैनिंग्स। ये मैनिंग्स क्या करते हैं, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम शॉक। ह्यूमन ब्रेन जो होता है इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। एक तो फोर ब्रेन होता है, दूसरा मिड ब्रेन होता है, और तीसरा हिंड ब्रेन होता है। जो फोर ब्रेन होता है ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट हमारे ब्रेन का है। इसको हम थिंकिंग पार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे इनवॉलंटरी एक्शंस में इन्वॉल्व होता है, यानी उन एक्शंस में जो आप अपने विल से करते हो। चूँकि इसका दूसरा नाम ही है थिंकिंग पार्ट, इसका मतलब है जो भी आप एक्शन करते हो वो अपनी थिंकिंग यानी अपने विल से करते हो। पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें फोर ब्रेन, फिर हम डिस्कस करेंगे मिड ब्रेन, और फिर लास्ट में जो हिंड ब्रेन बचता है। तो जो फोर ब्रेन एक्चुअली होता है, चूँकि मैंने कहा है कि ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, ये फर्दर डिवाइड होता है इनटू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। देख लीजिए, जैसे आपने अखरोट देखा होगा, अखरोट के जो अंदर वाले सीड्स होते हैं, अगर आप हाफ ऑफ द सीड्स लोगे, बराबर ये सेरेब्रम जो होता है यानी फोर ब्रेन जो डिवाइड होता है इनटू सेरेब्रम। और इसके बहुत सारे लोब्स होते हैं, 4 लोब्स एक्चुअली होते हैं। फोर ब्रेन जो होता है ये डिवाइड होता है इनटू सेरेब्रम एंड लोब्स। ये जो सेरेब्रम होता है इसमें 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, और इसमें 4 लोब्स होते हैं। तो ये 4 लोब्स कौन कौन से हैं? फ्रंटल लोब, ये जो आगे वाला लोब होता है फोर ब्रेन का, उसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। इसका मेन जो फंक्शन है, ये आपको एक्चुअली जो भी इंटेलिजेंस, एक इंसान कितना इंटेलिजेंट है ये डिपेंड करता है कि उसके फोर ब्रेन का स्ट्रक्चर और साइज कैसा है। इसी तरह ये बहुत सारे मस्कुलर मूवमेंट्स में हेल्प करता है। जो भी आप अपने विल से मस्कुलर मूवमेंट्स करते हो वो अंडर कंट्रोल होता है फॉर फ्रंटल लोब्स पे। और जो भी आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ होती है, आप कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कोई स्टूडेंट जल्द ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, ये भी डिपेंड होता है फ्रंटल लोब पे। दूसरा होता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो होता है ये आपको फील करवाता है हियरिंग, यानी जो भी आप कुछ सुनते हो, आपको पता होता है कि मैंने क्या सुना, ये स्मेल आपको डिटेक्ट करवाता है। याद रख लीजिएगा कि स्मेल के लिए हमारे नोज़ में ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। वही ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर से स्टिमुलस लेते हैं, स्मेल की देते हैं नर्व्स को, और नर्व्स उसको ले जाती है टेम्पोरल लोब के पास, और आपको टेम्पोरल लोब यहाँ से रेस्पॉन्स फिर देता है कि स्मेल कैसी है। या रिकॉल ये करवाता है ऑडियो विजुअल इवेंट्स जो पास्ट में होगी, कोई ऑडियो विजुअल इवेंट्स यानी कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें ऑडियो भी होगा और जिसमें वीडियो भी होगा। ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब जो होता है ये कंट्रोल करता है लाइट को, यानी आप आँख में होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, ये फोटो रिसेप्टर्स लाइट को डिटेक्ट करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं। वही फिर आपके रेटिना पे वो इमेज बनती है, फिर रेटिना से आपको पता होगा ऑप्टिक नर्व्स निकलती है जो जाती हैं ऑसिपिटल लोब पे। ऑसिपिटल लोब यहाँ से फिर रेस्पॉन्स देता है कि ये इमेज क्या है, इसका कलर क्या है और इसकी शेप क्या है।
पैराइटल लोब। पैराइटल लोब जो होता है ये सेंसेशन आपको पेन करवाता है, ठीक, या टेस्ट या टेम्परेचर। याद रख लीजिए, पेन के लिए हमारे पास स्किन के पास टैंगो रिसेप्टर्स होते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन जो होती है, रिफ्लेक्स एक्शन में चूंकि ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, बट उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन जो वहाँ पे पेन या सेंसेशन जनरेट होती है वो स्टिमुलस जाती है नर्व्स के पास, नर्व्स उसको ले जाती है पैराइटल लोब के पास, और पैराइटल लोब फिर यहाँ से रिस्पॉन्स देता है कि आपको पेन हुई है या सेंसेशन है या कोई भी किस्म का ये इंजरी है। और टेस्ट के लिए हमारे पास गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो टंग में होते हैं। जो ही ये टेस्ट का स्टिमुलस लेते हैं ये नर्व्स को देते हैं, नर्व्स ले जाती है पैराइटल लोब के पास, और पैराइटल लोब यहाँ से रेस्पॉन्स देता है कि इस खाने का कैसा टेस्ट है या टेम्परेचर, ठीक है ना। इसके लिए भी हमें जो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं स्किन में यही लेते हैं, स्किन को नर्व्स को देते हैं, नर्व्स ले जाती है पैराइटल लोब के पास, और पैराइटल लोब आपको रेस्पॉन्स देता है कि कितना, क्या कोई बॉडी गर्म है या सर्द है या बाहर का एनवायरमेंटल टेम्परेचर कैसा है, ठीक, ये फील करवाता है पैराइटल लोब। तो ये थे 4 लोब्स ऑफ ब्रेन, और इसमें है सेरेब्रम एंड 4 लोब्स। सेरेब्रम डिवाइड होता है इनटू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। ये देख लीजिए, ये 2 एक्चुअली सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स है, पूरा इसको हम कहते हैं सेरेब्रम, ठीक, और ये सेरेब्रम डिवाइड होता है इनटू 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, राइट वन एंड लेफ्ट वन। और अगर हम इसी सेरेब्रम का साइड व्यू देखेंगे, इसी सेरेब्रम में 4 लोब्स होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जो आगे वाला होता है इसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब, उसके जो पीछे होता है उसको हम बोलते हैं पैराइटल लोब, और जो सबसे पीछे होता है उसको हम बोलते हैं ऑसिपिटल लोब, और इन तीनों के नीचे जो होता है उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब। ये एक्चुअली ये जो टेम्पोरल लोब होता है कानों के थोड़ा ऊपर होता है। मिड ब्रेन, अब मिड ब्रेन है। जो मिड ब्रेन है ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है जो कनेक्ट करता है फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन को। ये जो मिड ब्रेन होता है ये एक्चुअली कंट्रोल करता है आपके रिफ्लेक्स मूवमेंट, किस चीज़ का, हेड का, नेक का एंड ट्रंक का। फॉर एग्जांपल आपको कभी कोई बुलाता है या कहीं से लाइट पड़ रही है आप उसकी तरह देखते हो, या कहीं से साउंड आ रहा है, वॉइस आ रही है, आप देखते हो, विदाउट थिंकिंग आप वहाँ की ओर देखते हो। ये कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। आप दिन में बहुत टाइम्स में ये जो नेक होता है उसको मूव करते हो यहाँ वहाँ किसी चीज़ को देखने के लिए, या कोई अचानक से आपको अंधेरे में लाइट डालता है, आप विदाउट थिंकिंग वहाँ की ओर देखते हो, बॉडी को मूव करवाते हो, या तो हेड को मूव करवाते हो या तो ट्रंक को मूव करवाते हो। यहाँ पे जो मिड ब्रेन का ये जो फंक्शन है ये इनवॉलंटरी है, क्योंकि यहाँ पे आप नहीं सोचते हो, आप दिन में बहुत बार हेड को या नेक को या ट्रंक को मूव करवाते हो विदाउट थिंकिंग। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि मिड ब्रेन का जो फंक्शन है ये इनवॉलंटरी फंक्शन है जो आपके विल में नहीं होता है। हैंड ब्रेन जो है ये सबसे लास्ट पार्ट है ब्रेन का, और ये भी इन्वॉल्व होता है इनवॉलंटरी एक्शंस में। इसके जो मिड ब्रेन है ये इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज पोन्स वेरोली, ये मैं आपको अभी डायग्राम में ये 3 पार्ट्स दिखाऊंगा। फर्स्ट पार्ट इज पोनस वेरोली। पोनस वेरोली का जो फंक्शन है ये कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। यानी फॉर एग्जांपल आप दौड़ते हो तब क्या होता है, तब आपके लंग्स एक्सपैंड होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाए, वो कंट्रोल करता है पोनस वेरोली। दूसरा है मिड्यूला ओब्लंगेटा। मिड्यूला ओब्लंगेटा भी चूंकि कफिंग अगर हम देखेंगे या स्वेलोइंग या वोमिटिंग ये सारे इनवॉलंटरी एक्शंस हैं इंक्लूडिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो जब आप विग्रस एक्सरसाइज करते हो या दौड़ते हो तब जो लंग्स एक्सपैंड होते हैं ये आपके विल में नहीं होते हैं, ये खुद हो जाते हैं। तो ये सारे जो पोनस वेरोली या मिड्यूला ओब्लंगेटा कंट्रोल करता है कफिंग, स्वेलोइंग या वोमिटिंग, ये होते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। इसी तरीके से सेरेबेलम जो है ये सबसे जो आपका पीछे वाला पार्ट होता है दिमाग का, हैंड ब्रेन का, इसको हम बोलते हैं सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या करता है,
इसको हम बोलते हैं स्मॉल, इट्स ऑल्सो नोन एज स्मॉल ब्रेन। इसको हम बोलते हैं छोटा, क्योंकि ये पीछे साइड से होता है। तो ये क्या कंट्रोल करता है, ये बैलेंस आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। यानी आप चलते हो, आप में कोई एक बैलेंस होता है, आप यहाँ वहाँ नहीं जाते हो। यानी मैं कह रहा हूँ नॉर्मल इंसान जो होता है, जब वो चलता है या बैठता है, उसमें एक बैलेंस होता है। या जब कोई टीचर पढ़ाता है, उसमें एक बैलेंस होता है, या तो चलने की या तो कोई भी एक्शन करने की, इसमें बैलेंस होता है। कहीं भी अगर सेरेबेलम को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तब क्या होता है, तब ये बैलेंस टूटता है और इंसान यहाँ वहाँ घूमता है। यानी उसमें बैलेंस नहीं रहता है, वो गिर भी सकता है। ये देख लीजिए, ये कुछ पार्ट्स हैं एंटायर वे ऑफ ब्रेन। जो ऊपर वाला है इसको हम बोलते हैं सेरेब्रम। और मैंने आपको कहा था कि सेरेब्रम जो होता है ये दो लोब्स में, सॉरी, ये इसमें दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, और एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो इन सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को जोड़े रखता है आपस में। उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। यहाँ पे दिखाया गया है कॉर्पस कैलोसम। मिड ब्रेन जो है ये स्मॉलेस्ट है, और हेड ब्रेन जो है आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन वाला, इसमें जो पॉन्स वेरोली है उसके नीचे है मेडुला ऑब्लंगेटा, और इस साइड से है सेरेबेलम। तो ये था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन शॉर्ट हमने पढ़ा, एक तो पढ़ा स्पाइनल कॉर्ड, उसका फंक्शन इन रिफ्लेक्स एक्शन, एंड उसके बाद हमने पढ़ा ब्रेन के पार्ट्स और उनके फंक्शंस। अब है एंडोक्राइन सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम तो अब हमने पढ़ा। नर्वस सिस्टम में अब इन शॉर्ट हम बोलेंगे इसमें दो पार्ट्स आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं बहुत सारे किस्मों के नर्व्स जो हमने डिस्कस किए हैं और उनके फंक्शंस, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उनका फंक्शन। ठीक, अब है दूसरा सिस्टम जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम एक्चुअली एक हार्मोनल सिस्टम होता है। बहुत सारे ग्लैंड्स हमारी बॉडी में होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रेट करते हैं जिनको हम बोलते हैं हार्मोन्स, और वो हार्मोन्स फिर बहुत सारे कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स। ठीक, चलिए हम पढ़ेंगे इनके बारे में। पहला ग्लैंड, ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड। चूंकि मुझे पढ़ाना था पहले हाइपोथैलेमस, मगर मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, क्योंकि जब आप पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन समझेंगे तब आपको समझ आएगा कि हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, ये जो ब्रेन होता है थोड़ा बहुत उसके नीचे होता है, और इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड भी। क्यों बोलते हैं इसको मास्टर ग्लैंड? क्योंकि देख लीजिए, ये एक तो अपने हार्मोन्स निकालता है, दूसरा ये क्या करता है, ये बाकी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है अपने हार्मोन से। यानी एक तो अपने ये जो हार्मोन्स निकालता है, वो हार्मोन्स एक तो अपना फंक्शन करते हैं, दूसरा कि ये वो हार्मोन्स दूसरे ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करते हैं। एक हिसाब से उनको बोलते हैं कि आपका फंक्शन क्या है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसमें 3 लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब, मिडिल लोब एंड पोस्टीरियर लोब। तीनों लोब्स अपने अपने हार्मोन्स निकालते हैं। एंटीरियर लोब जो होता है ये 6 हार्मोन सिक्रेट करता है। पहला ग्रोथ हार्मोन। ठीक, ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, जो भी ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। याद रख लीजिएगा कि जब भी कोई ग्लैंड हार्मोन निकालता है वो डायरेक्टली ही जाता है ब्लड में, और ब्लड के थ्रू वो जाता है टारगेट साइट पे जहाँ पे उसको कोई एक्शन करनी है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पहला हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ये जाता है ब्लड में, ब्लड के बाद ये जाता है बोन्स में, और बोन्स में वहाँ पे लेंथ करती है उनकी इंक्रीज, यानी बोन्स का जो अपनी लेंथ होती है ग्रोथ करवाता है बोन्स को, जिससे एक इंसान की ग्रोथ हो जाती है। प्रोलैक्टिन को हम दूसरा नाम बोलते हैं मैटरनिटी हार्मोन। देख लीजिए, एक फीमेल जो होती है उसका एक लैक्टेशन पीरियड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, उन मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क बनता है, और वो मिल्क बनता है अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन। याद रख लीजिएगा, प्रोलैक्टिन का काम है मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क बनाना।
दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है कि ये जब निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये जाता है ब्लड के थ्रू, ये जाता है थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में होता है। ठीक, मैंने पहले ही बोला है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स दूसरे ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखोगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये ब्लड में जाता है, थायराइड ग्लैंड के पास जाता है, ब्लड के थ्रू थायराइड ग्लैंड के पास जाता है, और थायराइड ग्लैंड को एक हिसाब से एक सिग्नल देता है कि आप अपना हार्मोन निकाल लीजिए, जिसको हम बोलते हैं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन से फिर क्या होता है, हमारी मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल में रहती है, यानी किस स्पीड से आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स अंदर से हाइड्रोलाइज या ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या ब्रेक डाउन हो रहे हैं, वो कंट्रोल करता है थायरॉक्सिन। लेकिन थायरॉक्सिन को पीछे से जो सिग्नल देता है कि आप निकल लीजिए फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, वो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, ये क्या करता है, अगर हम मेल्स में देखेंगे, सॉरी अगर हम फीमेल्स में देखेंगे, फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उनमें 2 ओवरीज होते हैं, और ओवरीज जो होती है उनमें फॉलिकल सेल्स होते हैं। इन्हीं फॉलिकल सेल्स में एग बनता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ब्लड के थ्रू जाता है ओवरीज के फॉलिकल सेल्स में, और उनके फॉलिकल सेल्स को सिग्नल देता है कि आप एस्ट्रोजन सिक्रेट कीजिए। और जो ही एस्ट्रोजन बनता है, वहाँ पे क्या बनता है, इसी एस्ट्रोजन की वजह से उन ओवरीज के फॉलिकल सेल्स में एग बनता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, अगर हम मेल्स में देखेंगे, मेल्स का जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन है जो टेस्टीज बनाती हैं, वो होता है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन खुद ही नहीं बनता है, ये बनता है बिकॉज ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, जब ये निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये जाता है टेस्टीज में, टेस्टीज के लाइडिंग सेल्स को बोलता है कि आप टेस्टोस्टेरॉन बना लीजिए। जो ही टेस्टोस्टेरॉन बनता है, वहाँ पे टेस्टीज में स्पर्म बनती है। प्लस ये जो टेस्टोस्टेरॉन होता है, ये फिर कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल मेल्स में बियर्ड आती है, शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं, ये भी कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरॉन। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो होता है, एक्चुअली ये जो एड्रिनल ग्लैंड होता है हमारे किडनीज पे, ठीक, एड्रिनल ग्लैंड का एक मेन फंक्शन है कि ये एड्रिनलिन निकालता है, जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन भी। इमरजेंसी हार्मोन इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि आपको इमरजेंसी में जब आपको भी एक्साइट होते हो, आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए उस एक्साइटमेंट के लिए, तब क्या करते हैं, किडनी, ये जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, ये एक हार्मोन निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं एड्रिनलिन। एड्रिनलिन क्या करता है, ये ब्लड में जाता है और ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक, मगर इस एड्रिनल ग्लैंड को जो एड्रिनलिन निकालता है, इसको पीछे से कंट्रोल करता है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकालता है। मिडल लोब, मिडल लोब जो होता है, इसमें एक ही हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमारे स्किन में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मेलानिन। ये मेलानिन की वजह से हमारे जो कलर होता है ये कंट्रोल होता है। मेलानिन जो होता है एक ब्लैक कलर का पिगमेंट होता है, जिसमें ज़्यादा होगा वो ब्लैक कलर का होगा और जिसमें कम होगा वो वाइट कलर का होगा। अब कितना मेलानिन एक इंसान में होता है, ये डिपेंड करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कितना मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। क्योंकि जितना मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेगा, उतना ही ये मेलानिन को बनाएगा स्किन में और उतना ही डार्कनेस आएगा। और ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ये ज़्यादा तब निकलता है जब कोई इंसान धूप में रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि धूप में रहने से पर्सन इज़ एक्चुअली वो ब्लैक कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि धूप से ज़्यादा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, और जितना मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है उतना ये मेलानिन बनाता है और उतनी वो स्किन का कलर डार्क रहता है। पोस्टीरियर लोब,
पॉजिटिव लोब जो होता है इसमें दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक को हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन और दूसरे को हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन या एंटी डायूट्रिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन जो होता है इसके दो नाम्स और भी हैं और उन्हीं दो नाम्स पे इनके फंक्शंस भी यहाँ पे डिटरमाइन होते हैं। इसका पहला जो और एक नाम है उसको हम बोलते हैं बर्थ हार्मोन, क्योंकि जब एक वुमेन को डिलीवरी का टाइम होता है, ये जो ऑक्सीटोसिन होता है उस टाइम ये ज़्यादा निकलता है और यूं ही ये निकलता है ये यूट्रस का जो वॉल होता है उसको कंट्रैक्ट करवाता है, मूवमेंट में लाता है, जिसकी वजह से एक बच्चे को पुश मिलता है बाहर निकलने के लिए। इसीलिए इसको हम बोलते हैं बर्थ हार्मोन। और दूसरा नाम है इसका मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। क्यों? क्योंकि जब आपने एंटीरियर लोब पढ़ा, एंटीरियर लोब में जो दूसरा हार्मोन था प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन मिल्क बनाता था मेमोरी ग्लैंड्स में। बट आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, वहाँ पे जो बच्चे को दूध ज़रूरी होता है फ्रॉम मदर बॉडी, जो माँ की बॉडी से जो दूध निकलता है वो निकलता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी इसको बोलते हैं। बनाता मिल्क है प्रोलैक्टिन, लेकिन स्क्रीट इजेक्ट वो होता है थ्रू मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन या ऑक्सीटोसिन जिसको हम बोलेंगे। दूसरा होता है वैसोप्रेसिन जो पॉजिटिव लोब से ही निकलता है। वैसोप्रेसिन क्या करता है, वैसोप्रेसिन को हम दूसरा नाम बोलते हैं एंटी डायूट्रिक हार्मोन। एंटी डायूट्रिक हार्मोन हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि देख लीजिए हमारी जो किडनीज होती हैं, किडनीज का मेन फंक्शन होता है कि जो यूरिन ये प्रोड्यूस करती है। कभी क्या होता है, कभी इसी यूरिन से एक्सेसिव वाटर निकलता है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ मिलेटस। एंटी डायूट्रिक हार्मोन क्या करता है, अगर किसी इंसान के बॉडी में वाटर की कमी होती है, ये किडनीज में जाता है। किडनी के सेल्स, अगर आपने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा उसमें ट्यूब्यूल्स होते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होती है। किस चीज़ की रीअब्जॉर्प्शन होती है? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है और कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की भी रीअब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ पे हम बोलेंगे वाटर की, क्योंकि देख लीजिए जब किसी इंसान की बॉडी में ऑलरेडी ही वाटर कम होता है, तो अगर इसके यूरिन से ज़्यादा वाटर निकलता है, यानी जिस डिजीज़ को हम बोलते हैं डायबिटीज़ मिलेटस, एंटी डायूट्रिक हार्मोन क्या करता है, ये किडनीज में जाता है, निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से जाता है ब्लड में, ब्लड के बाद जाता है किडनी के ट्यूब्यूल्स में, और किडनी के ट्यूब्यूल्स को बोलता है कि बॉडी में ऑलरेडी ही वाटर की कमी है, आप वाटर को स्टोर कीजिए, जिसको हम बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। ये देख लीजिए यहाँ पे है पिट्यूटरी ग्लैंड, हाँ ये है लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये है एंटीरियर लोब और वो है पोस्टीरियर लोब, और इनके बीच में एक दूसरा लोब होता है जिसको हम बोलते हैं मिडल लोब। ये कुछ एंटीरियर लोब के हार्मोन्स होते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। और जो पोस्टीरियर लोब निकालता है वो होता है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस भी ब्रेन में होता है। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, एक्चुअली ये हार्मोन कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, लेकिन ये हार्मोन जो होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ये दो ही हार्मोन्स निकालता है, हाइपोथैलेमस दो ही हार्मोन निकालता है, एक को हम बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन RH और दूसरे को हम बोलते हैं इनहिबिटरी हार्मोन IH। जो ही अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को कोई हार्मोन निकालना होता है, कोई भी जो ये नौ हार्मोन निकालता है, कोई भी हार्मोन अगर निकालना होगा इसको, तो इसको पीछे से बोलने वाला या सिग्नल देने वाला कौन होता है, हाइपोथैलेमस। तब क्या करता है हाइपोथैलेमस, ये रिलीजिंग हार्मोन निकालता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि कोई पर्टिकुलर हार्मोन निकाल लीजिए। या अगर कभी पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन नहीं निकालना है, तब भी इसको हाइपोथैलेमस पीछे से सिग्नल देता है कि आप हार्मोन नहीं निकाल लीजिए। तब इस हाइपोथैलेमस से एक दूसरा हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। देख लीजिए अगर हम रिलेट करेंगे
पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को, इसको हम बोलेंगे जैसे स्कूल में होते हैं टीचर्स, ठीक। टीचर्स क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंट्रोल करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको बोलते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन पीछे से अगर हम देखेंगे, प्रिंसिपल को भी, सॉरी, टीचर्स को भी प्रिंसिपल कंट्रोल करने वाला होता है। एक हिसाब से हम बोलेंगे प्रिंसिपल यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ओ सॉरी, टीचर यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है और प्रिंसिपल वहाँ पे हाइपोथैलेमस है। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड भी ब्रेन में ही होता है और इससे जो हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन, इट्स नॉट मेलानिन, इट्स मेलाटोनिन। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ मेलाटोनिन इज दैट इट कंट्रोल्स योर बायोरिदम्स, और जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। इसका मतलब है अब रात को सोते हो, दिन को जागते हो, फिर और रात आती है, वहाँ पे आप और सोते हो, फिर दिन को आप उठते हो। ये एक साइकिल जो होता है, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, या इसको हम बोलते हैं बायोरिदम्स भी। ये कंट्रोल कौन करता है, ये कंट्रोल करता है मेलाटोनिन जो निकलता है पीनियल ग्लैंड से। जब अंधेरा होता है तब जो पीनियल ग्लैंड होता है इसमें जो ज़्यादा मेलाटोनिन निकलता है और उससे आपको नींद चढ़ती है, और जो ही सुबह आता है जब अंधेरा नहीं होता है तब तक मेलानिन बहुत डिक्रीज हुआ होता है और वहाँ पे फिर आप जाग जाते हो। अगर हम देखेंगे छोटे बच्चे जिनका ये एक्चुअली जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं अप टू द एज ऑफ फ्यू मंथ्स अप टू 1 ईयर, उनमें जो ये बायोरिदम का सिस्टम होता है वो नहीं होता है, क्योंकि उनका पीनियल ग्लैंड वेल डेवलप्ड नहीं होता है। वो मोस्टली रात को ये सोते नहीं हैं और कभी भी ये सो सकते हैं दिन में, क्योंकि इनका पीनियल ग्लैंड जो होता है वो अच्छे तरीके से ये एक्चुअली मेलाटोनिन नहीं निकाल पाते हैं। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड नेक में होता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है ये 3 हार्मोन्स निकालता है। एक को हम बोलते हैं T3 जिसका दूसरा नाम है ट्राई आयोडोथायरोनिन, और जो दूसरा है T4 जिसको हम बोलते हैं थायरॉक्सिन, और तीसरा है कैल्सिटोनिन। ये जो दो हैं T3 एंड T4, ये क्या करते हैं, ये हमारी जो मैंने पहले ही बोला है जब मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस किया था, मैंने पहले ही बोला है T3 एंड T4 जो ग्लैंड हार्मोन्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं, तो ये आपकी मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करते हैं। यानी किस स्पीड से, किस रेट से आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स मेटाबोलाइज हो रहे हैं, यानी यूज्ड हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक, अब देख लीजिए, अगर ये T3 एंड T4 ज़्यादा निकलते हैं, यानी यहाँ पे मेटाबॉलिक रेट जो होगी वो हाई होगी, क्योंकि जब ज़्यादा निकलेगा वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को बर्न अप करेगा। और उस सिस्टम में क्या होता है, उस सिस्टम में एक इंसान बहुत ही पतला हो जाता है। उस डिजीज़ को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। यानी जब हार्मोन्स उस डिजीज़ को हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। यानी जब ज़्यादा T3 एंड T4 निकलता है, वो ज़्यादा ये जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होते हैं ये उनको बर्न करते हैं, और ज़्यादा लीननेस आती है, यानी एक इंसान पतला हो जाता है। उस डिजीज़ को हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। दूसरा होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब है ये जो T3 है T4 है ये बहुत ही कम निकल रहे हैं। जब ये कम निकलेंगे तो मेटाबॉलिक रेट कम होगी, यानी कम ही कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स बर्न अप होते हैं, और उस डिजीज़ को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। और इस कंडीशन में एक इंसान मोटा हो जाता है। अब तीसरा है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करता है, ये आपकी जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें कंट्रोल करता है कैल्शियम लेवल की। देख लीजिए, जो हमारे जो बोन्स होते हैं इनसे ऑलरेडी ही इनमें ऑलवेज कभी कभार क्या होता है, कैल्शियम सिक्रीट होता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा कैल्शियम निकलेगा, हमारे बोन्स ये जो होते हैं वो सॉफ्ट बन जाएंगे और ऑलमोस्ट उसमें एक डिजीज़ हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, यानी बोन्स फिर सॉफ्ट हो जाते हैं और ईजिली ब्रेकअप हो जाते हैं। ये बोन से ज़्यादा कैल्शियम ना निकले, ये कंट्रोल करता है कैल्सिटोनिन। Calcitonin controls calcium and phosphate concentration in blood plasma.
सम डिजीज एसोसिएटेड विद द थायराइड ग्लैंड आर ग्वाइटर, यानी ग्वाइटर क्या होता है, जब थायराइड ग्लैंड जो होता है, देख लीजिए ये जो थायराइड ग्लैंड जो थायरॉक्सिन या T3 एंड T4 बनाता है, ये मेनली बने होते हैं आयोडीन के। अगर कभी आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, थायराइड ग्लैंड जो होता है ये T3 एंड T4 को नहीं बना पाता है, क्योंकि आयोडीन बहुत ज़रूरी है T3 एंड T4 को बनने के लिए। अगर कभी आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तब क्या होता है, ये थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाता है और बाहर की ओर निकलता है, जिसको हम बोलते हैं ग्वाइटर। दूसरी डिजीज़ है हैशीमोटोज डिजीज़। हैशीमोटोज डिजीज़ भी ग्वाइटर की तरह है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे जो ग्वाइटर होता है वो बिकॉज द पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ आयोडीन, बट जो हैशीमोटोज डिजीज़ है ये इसकी वजह से नहीं होता है। इसको हम दूसरा नाम इस डिजीज़ को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। हैशीमोटोज का दूसरा नाम है ऑटो इम्यून डिजीज़। क्यों? कभी क्या हो जाता है, कभी कोई पैथोजन आता है, वो इस थायराइड ग्लैंड को अटैक करता है। अब यहाँ पे हमारा सिस्टम, हमारे ब्लड में होता है इम्यून सिस्टम, WBCs क्या करते हैं, ये आता है इस थायराइड ग्लैंड के पास ताकि यहाँ पे जो पैथोजन है उसको किल कर ले। यूं ही वो इस पैथोजन को किल करने की कोशिश करते हैं, इस प्रोसेस में क्या हो जाता है, इस प्रोसेस में थायराइड ग्लैंड भी अटैक में आ जाता है, क्योंकि अब पैथोजन थायराइड ग्लैंड में ही होता है। उससे क्या होता है, ये थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हैशीमोटोज डिजीज़। हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म मैंने बोला है। इसके बाद है अब थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड हार्ट के नीचे होता है ये, इससे एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं थाइमोसिन। थाइमोसिन क्या करता है, इट ब्रिंग्स अबाउट द मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। Lymphocytes are a type of WBCs which after maturation by thymus gland, especially the thymosin, they give us immunity against the various types of diseases or pathogens. The next is adrenal gland. Adrenal gland is located on the top of each kidney. The hormone secreted by the adrenal gland is adrenaline. It's also called as emergency hormone. इसको इमरजेंसी हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो कभी हमें इमरजेंसी में कोई काम करना पड़ता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक्सरसाइज करते हो, आपको दौड़ना पड़ता है, या आपको कभी एक्साइटमेंट होती है जिस में आपको बहुत एनर्जी यूज़ होती है, तो ये एड्रेनालिन क्या करता है, ये ब्लड में जाता है और ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ करता है, जिससे हमें एक इंस्टेंट पावर ऑफ एनर्जी मिलती है। गोनैड्स दो होते हैं, एक को हम बोलते हैं टेस्टीज से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। मैंने पहले भी कहा कि टेस्टोस्टेरोन जो बनता है ये इसलिए बनता है क्योंकि इसको टेस्टीज को पीछे से कंट्रोल करने वाले ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। जो ही ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं तो ये ब्लड में जाते हैं, ब्लड के बाद ये टेस्टीज में जाते हैं। टेस्टीज में क्या होते हैं, टेस्टीज के एक स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लैडिक सेल्स। ये लैडिक सेल्स क्या करते हैं, जो ही इनमें ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन पहुंचता है फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, लीडिंग सेल्स क्या करते हैं, ये फिर इस टेस्टोस्टेरोन को बनाते हैं और टेस्टोस्टेरोन फिर इन टर्न स्पर्म्स बनाती है, एज वेल एज ये कुछ टेस्टोस्टेरोन फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फिर कंट्रोल करते हैं। लाइक अगर हम मेल्स में देखेंगे, मेल्स में बियर्ड होती है और शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं, ये कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद है ओवरीज जो होती हैं ये दो होती है फीमेल्स में और इनका काम होता है एग बनाना। एग कैसे बनता है, ये बनता है एस्ट्रोजन से, और फिर जब ये एग बनता है जिसको हम बोलते हैं जो एक्चुअली एग जब बनता है ओवरीज में, उसके बाद जब ये रिलीज़ होता है फ्रॉम ओवरीज, इसको हम बोलते हैं ओवुलेशन, और वो ओवुलेशन करता है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन का काम है एग बनाना और प्रोजेस्टेरॉन का काम है एग रिलीज़ करना। लेकिन खुद ही ये जो ओवरीज होते हैं, जो खुद एक ग्लैंड्स हैं, ये खुद ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनाते हैं, इसको पीछे से गाइड करने वाला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, या उसको FSH कह सकते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। जो ही पिट्यूटरी ग्लैंड से ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकलता है तो
सॉरी, जो ही पिट्यूटरी ग्लैंड से ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है तो ये ब्लड में जाता है, ओवरीज में जाता है। जब ये ओवरीज के सेल्स में आता है जिनको हम बोलते हैं फॉलिकल सेल्स, तो पहला हार्मोन जो ओवरीज, जब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरीज के फॉलिकल सेल्स में पहुंचता है, तो पहला हार्मोन ये यहाँ पे ओवरीज को बोलते हैं आप एस्ट्रोजन स्क्रीट कीजिए। जो ही एस्ट्रोजन बनता है, एस्ट्रोजन फिर इन टर्न एग बनाता है। अब जो ही एग बनता है, एस्ट्रोजन की लेवल डिक्रीज हो जाती है और यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन की लेवल इंक्रीज हो जाती है। ये दोनों साइमल्टेनियसली नहीं बनते हैं। पहले एस्ट्रोजन बनता है जब वो अपना काम करता है, यानी जब वो एग बनाता है, फिर इसकी लेवल डिक्रीज हो जाती है और वहाँ से अब प्रोजेस्टेरॉन की लेवल इंक्रीज हो जाती है। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये एग को रिलीज करवाता है फ्रॉम ओवरीज और वो एग फिर पहुँचता है इनटू फैलोपियन ट्यूब्स। जो ही वो फैलोपियन ट्यूब्स में पहुँचता है, यहाँ पे वो जो एग होता है वो कुछ दिन के लिए यहाँ पे रहता है ताकि स्पर्म आ जाए और इसको फर्टिलाइज करे, और फिर जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है ये फिर से डिक्रीज हो जाती है।